तरह के लोगों ने वो किया है कि अयोध्या तो जाए लेकिन राम मंदिर तो जाए लेकिन वहाँ के लोगों से कोई सामान ना ले, तो क्या अयोध्या ट्रेन से भी नहीं जाएंगे क्या? नहीं, देखो ये सब चलता रहता है। ये जो बयानबाजी होती है, कोई लोकल नेता होते हैं, कोई ऐसे होते हैं। क्या मोदी जी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया? क्या होम मिनिस्टर ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया? क्या लोकसभा अध्यक्ष ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया? क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया? ये सब लोकल नेता होते हैं, वो अपनी खींच निकालने के लिए इधर से उधर पलटवार करते रहते हैं। अयोध्या सब जाएंगे, अयोध्या सब हरे भारतवासी की अयोध्या है। और वहाँ पे जो भी इतना बढ़िया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, मेट्रो बन रही है, ग्रोथ उसको करवा रहे हैं। रामलला वहाँ पे विराजित हुए हैं इतने सालों बाद, कितनी मुश्किलों के बाद। और अगर वहाँ से ऐसा नहीं है कि रामलला, अगर लोगों ने वोट नहीं दिया तो रामलला ये गलत कर दिया, ये तो लोगों की अपनी उसके ऊपर है। कोई बात नहीं, वोट नहीं दिया तो रामलला तो विराजमान होने थे और होने थे। यूपी में जो उपचुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है आपको कि वहाँ पे इंडिया गठबंधन साथ में रहेगा या फिर मोदी जी की ही सरकार आने वाली है? देखिए, अगर ज़मीनी स्तर पर बात करें तो माहौल तो बदला सा है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव और लोकल असेंबली चुनाव की पॉलिटिक्स अलग अलग, विधानसभा चुनाव की पॉलिटिक्स अलग होती है, लेकिन फिर भी जो लोकसभा में जो परिवर्तन दिखा है उसका असर बिल्कुल पड़ेगा। तो जो परिवर्तन दिखा है, जैसे कि आप ये कहना चाह रहे हैं इंडिया गठबंधन को इस बार सीटें ज़्यादा आई हैं, तो इस तरह से आपको लग रहा है कि उपचुनाव में भी होगा? बिल्कुल होगा। और अगर लोकसभा में अगर मोदी जी ने और जो वर्तमान सरकार है अगर बड़े डिसीजन नहीं लेती हैं, जो जनहित के डिसीजन हैं, जैसे अग्निवीर हो गया, सरकारी कर्मचारियों का यूपी में ओपीएस बहाली का बड़ा मुद्दा है और देश के अंदर बड़ा मुद्दा है। और अभी हम अपनी 14 तारीख को नागपुर के अंदर बैठक करने जा रहे हैं। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई इस मुद्दे को एक बार फिर ज्वलंत कर रहे हैं और हम इस मुद्दे को बार बार उठाएंगे। अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया है, कई और जो लोकसभा के सांसद हैं वो भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारी को इस समय ओपीएस चाहिए है। तो आप नागपुर में कैसे आवाज़ उठा सकते हैं? आरएसएस वही है। देखिए, आरएसएस लोकतंत्र है और हर व्यक्ति को अपनी आवाज़ उठाने का पूर्ण अधिकार है और हम उसी अधिकार क्षेत्र के अंदर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और लगातार पिछले 10 सालों से हम उठाते जा रहे हैं। और डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने हर राज्य के अंदर घूम घूम के इस मुद्दे को ज्वलंत किया है और उन्हीं की अगुवाई में हम एक बार फिर नागपुर के अंदर 14 तारीख को 2 बजे अपनी बैठक करने जा रहे हैं। किस मुद्दे को लेकर बात करेंगे आप उस बैठक में? हम उस बैठक में ओपीएस और एनपीएस में जो अंतर है, क्योंकि शेयर मार्केट में पूरा का पूरा सरकार अपना पैसा लगा रही है और लगातार जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है और सरकारी कर्मचारी का पैसा, इसका मतलब कि सरकार का पैसा वो शेयर मार्केट में लग रहा है जिसकी कोई गारंटी नहीं है और उसकी निकासी और उसका पूरा अधिकार सरकार के पास है। एम्प्लॉय 30 साल की सर्विस करता है, अपनी नौकरी करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अपने पैसे पर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि सरकार जो है शेयर मार्केट में पैसा लगा रही है, लेकिन हमेशा सरकार इस बात को नकारती आई है कि उनके अडानी अंबानी से कोई रिश्ते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन आप जिस प्रकार से हम लोग का पैसा वहाँ जाता है, उसकी डाइवर्सिटी है बहुत विभिन्न तरीके से, लेकिन इसका पूरा कंट्रोल सरकार के पास है और जो पैसा वहाँ जाता है उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल हमारे पास नहीं होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट घोषित होने वाला था उससे एक दिन पहले कहा गया था कि शेयर मार्केट में जितना लगाना है लगा दीजिए और 2 मिनट के अंदर ही मार्केट क्रैश हो गई। अब देखिए, ये सब एक विषय है आपके उसके जांच के विषय है, लेकिन अब चूंकि सरकार जिसकी है भाई उसका बाहुबल चलता है। तो क्या लग रहा है आपको? अभी ये हाथरस वाला आपने देखा होगा, हाथरस कांड हुआ था, ये सारी चीजें, तो सरकार इस पर नहीं, तो क्या लग रहा है सरकार बैठी है तो सरकार की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए, कोई भी चीज़ होगी तो वो स्टेट वर्सेस जनता बनेगा। अगर कोई एक सड़क में दुर्घटना घटती है तो वो स्टेट वर्सेस बनता है केस। हाँ। तो सरकार को तो जवाबदारी लेनी ही चाहिए। हाँ। ये मौलिक बात है ये। तो अभी तक क्यों सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने उसमें अपनी जांच कमेटी बैठा ली हुई है और जब तक वो कमेटियाँ अपनी करेंगी उसके बाद ही कुछ बात सामने आएगी। अच्छा, अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हुए हैं जिस पर बात हो रही है, जैसे नीट वाला मुद्दा हुआ है, हाथरस वाला हो गया है, लेकिन सरकार की तरफ से क्यों इन बातों पर जो है फौरी तौर पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? एक्शन हो रहा है। अभी नीट का एग्जाम 11 अगस्त को दोबारा से रीयूनियन होगा, उसके बाद 15 को रिजल्ट आएगा। एक्शन चल रहा है, उसके ऊपर तो कार्रवाई हो रही है। लेकिन नीट के ऊपर जो आप बता रहे हैं दोबारा से री एग्जाम होगा, लेकिन अभी तक इसकी घोषणा क्यों नहीं हुई है? घोषणा हो चुकी है 3 दिन पहले। हाँ। हो गई है, उसका ऑर्डर आ भी गया। 11 अगस्त को दोबारा एग्जाम हो रहा है इसका। हाँ। 15 को रिजल्ट भी आ जाएगा इसका 3 दिन में। तो क्या लग रहा है आपको
कि दोबारा से जो है उसमें जिस तरह से पहले जो हो चुका है जिस तरह, तो उस तरह से लग रहा है आपको कि दोबारा से नहीं होगा? नहीं, ऐसा दोबारा तो नहीं होगा, क्योंकि वो अपना कर रहे हैं। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, मेरा तो जनता से यही राय है, नहीं होना चाहिए सरकार से। तो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नीट की परीक्षा निरस्त हो गई है, उससे पहले भी आपने देखा होगा, और जॉब नहीं है। जनता के अंदर रोष है, रोजगार बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। अग्निवीर उसका सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो 10वीं 12वीं वाले जो छात्र थे, जो दौड़ लगा के, एक किसान का बेटा जब दौड़ लगाता था तो उसको एक वो होता था कि मुझे एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आज वो सरकारी नौकरी उससे छिनी हुई है। और आज हमारे देश की हालत देख लीजिए कि जहाँ जहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, कहा था अग्निवीर भी सरकारी नौकरी है। देखिए 4 साल की कोई सरकारी नौकरी अगर मिल जाए तो मुझे नहीं लगता 4 साल में आप क्या कर लेंगे। इस महंगाई के अंदर 4 साल की नौकरी क्या कर लेंगे। बाद में देखिए अगर कोई व्यक्ति शहीद हो जाए तो 25 लाख का करेगा क्या, और इसका वर्तमान आप देख ही रहे हैं कि सिचुएशन क्या हो रही है। तो ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन अग्निवीर अपने आप में एक राष्ट्रीय मुद्दा है, पेंशन बहाली राष्ट्रीय मुद्दा है। और भारत जैसे देश के अंदर प्रजातंत्र में जो आम आदमी है उसके लिए पॉलिसी बनाना बहुत ही ज़रूरी है। ये बड़े बड़े जो लोकसभा, पार्लियामेंट और ये जो विधानसभा बनी हुई है, एक आम आदमी के लिए बनी हुई है, ना कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए। तो इन मुद्दों पे क्यों सरकार जो है मुखर होकर क्यों नहीं बोल पा रही है? अब ये देखिए, तो सरकार का अपना विषय है, लेकिन प्रजातंत्र के अंदर जब भी प्रजा को ये लगेगा कि उसके मुद्दे नहीं उठा रहे हैं तो जनता खुद आएगी आगे और अपने लिए आवाज़ उठाएगी। जनता आगे आई, उसके बावजूद भी बीजेपी जीत गई है। नहीं, देखिए जीत और हार अपनी जगह है, लेकिन आवाम ने अपनी इच्छा बताई है तो वो एक जाहिर की गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब वर्तमान सरकार इसको निर्वाह करेगी और अपनी पोजीशन दोबारा से लग रहा है जिस तरीके से ये उपचुनाव होने वाले हैं, तो उसमें आपको लगता है कि जैसे ये लोकसभा चुनाव हुए थे उसी तरह से उपचुनाव भी होंगे जो झारखंड वगैरह में होने वाले? हाँ जी बिल्कुल। जिस तरह का परिणाम अभी लोकसभा चुनावों में आया है बीजेपी के पक्ष में, उसी तरह महाराष्ट्र में भी आने वाला है और उसी तरह झारखंड में भी आने वाला है। लेकिन चुनाव पक्ष में आया है, लेकिन उसके बावजूद इतने नीट का एग्जाम का आपने सुना हाथरस कांड हुआ है, अभी तक सरकार की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? नीट का एग्जाम में एक्शन हो तो गया, नीट के एग्जाम में आंदोलन किए गए बहुत सारे, उसके बाद उन्होंने सुना नीट के एग्जाम में ये जो धांधली हुई है या पेपर लीक हुआ है, ये गलत हुआ है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन इसके ऊपर सीबीआई बैठा दी गई है, धरपकड़ चल रही है। एक ऐसा कानून बनाया है कि मोदी गवर्नमेंट ने कि जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट पाई जाएगी, जिसकी भी संलिप्तता, उसको 10 साल की कठोर कारावास है, 1 करोड़ का जुर्माना है। और ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं कि 2 घंटे पहले अब पेपर मतलब कि 2 घंटे पेपर पहले तैयार होगा। ऐसा नहीं कि पहले पेपर तैयार हो जाएगा, 2 घंटे तक से जैसे जब से टाइम है ना, उससे 2 घंटे पहले पेपर तैयार किया जाएगा। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें की जा रही हैं ताकि पेपर लीक की ऐसी चीज़ें आगे भविष्य में ना हो। और हाथरस कांड के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो जी, हाथरस कांड तो सरकार का जो प्रशासन है वहाँ का फेलियर है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइज़र था देव प्रकाश मधुकर, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मेन अक्यूज वही है, 1 लाख का उस पर इनाम दिया गया था और अभी उसे 14 दिन की रिमांड में उसको भेज दिया गया है। अभी धरपकड़ जारी है। इसमें जो डीएम है, एसडीएम है, जो इन्होंने परमिशन दी थी कि भाई 80,000 की परमिशन बता रहे हैं और 2.5-5 लाख आदमी पहुंच गए, वो कैसे पहुंच गए, किस हिसाब से आपने परमिशन दी, एम्बुलेंस वहाँ थी, क्यों हुई? हाँ, ये भगदड़ क्यों मची, क्या था क्या नहीं था, ये सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है और वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, धरपकड़ चल रही है। लेकिन ये हुआ है कि ये गलत है और इस तरह का ब्लंडर भविष्य में ना देखने को मिले, इसलिए ये सब नपने चाहिए। कंसर्न एसएचओ, कंसर्न एएसपी, कंसर्न जितने भी डीएम और एसडीएम है, सब नपने चाहिए। आप जो कह रहे हैं कि दोबारा से जो उपचुनाव होंगे उसमें मोदी की सरकार ही आएगी, तो जिस तरह से अभी पक्ष विपक्ष आप देख रहे हैं, विपक्ष भी इस बार मजबूत स्थिति में है, तो क्या लग रहा है कि विपक्ष टक्कर देगा? विपक्ष कहाँ टक्कर दे पाएगा, कहाँ टक्कर दे पाएगा? अभी देखिए, इन्होंने खूब जोर लगाया कि जी बीजेपी जीत ना पाया, बीजेपी की सरकार ना बन पाए। तीसरे टर्म में भी बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। एनडीए की सरकार बनी है, 200 गठबंधन की सरकार बनी है। 2004 से 2014 तक भी गठबंधन की सरकार थी कांग्रेस की, उसमें भी तो काफ़ी पार्टियां थी
और 2014 से 24 तक वो भी गठबंधन की थी। भले ही बीजेपी का पूर्ण बहुमत था, लेकिन एनडीए तो वो भी था। तो एनडीए की ये भी सरकार है, 240 सीट लाई है एनडीए। और ये जो बैसाखी वगैरह बता रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी या ये हो जाएगा, बात मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कभी भी पलट सकते हैं, पलटू चाचा नाम है उनका। नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे और क्यों जाएंगे? नीतीश कुमार को जाना होता तो कब के चले जाते, क्योंकि पहले भी तो कहीं से आए थे ना नीतीश कुमार। नहीं, देखिए नीतीश कुमार जी का रिकॉर्ड बहुत पुराना है एनडीए के साथ। ऐसा नहीं है कि 2015-16 से है, 2002-3 से नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं। 2015-16 में एक दो बार इधर आए, 2 बार उधर चले गए, तो पलटू राम कह गए। और रही बात नीतीश कुमार जी के जाने की, किस बेस पे नीतीश कुमार जी जा सकते हैं? अगर नीतीश कुमार जी की 24 से 25-30 सीट होती या 30 सीट होती तो वो सोचते कि वो वहाँ जाके अच्छा पद मिल जाएगा या उनकी सरकार बन जाएगी इंडी गठबंधन वालों की। लेकिन 12 सीट अगर वो लेके जाएंगे भी तो उनकी सरकार नहीं बनती है। 12 सीट, अरे 303 सीट के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की शर्त रखी है। नहीं, मना कर दिया बीजेपी ने, क्लियर कट मना कर दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो वो नहीं दे सकते। हाँ, विशेष पैकेज जरूर दे देंगे नीतीश कुमार जी। विशेष राज्य का मतलब क्या हुआ? विशेष राज्य का दर्जा ऐसा होता है, उसमें काफ़ी कुछ क्लॉजेज और कंडीशन चेंज हो जाती हैं और उसको अच्छा खासा पैकेज और अच्छा खासा काफ़ी कुछ मिलता है केंद्र से, काफ़ी संभावना बढ़ जाती हैं। और जो बीमारू राज्य होता है वो उन चीज़ों से ऊपर आ जाता है, राज्य ग्रोथ करने लग जाता है। ऐसे काफ़ी प्रावधान मिल जाते हैं राज्य को। अच्छा, अखिलेश यादव ने अवधेश शर्मा को कहा है अयोध्या का राजा, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो पूरी की पूरी राजनीति है, हार जीत चलती रहती है। अयोध्या में या फैजाबाद में जो भी बीजेपी हारी है, वो ऐसा नहीं है कि बंदे कह रहे हैं कि श्री राम लला बनवा दिए फिर भी वहाँ से हार गई, वहाँ पे ये तोड़ दिए। देखो, गलत चीज़ हमेशा गलत होती है। वहाँ पे अवैध निर्माण में घर बनाए गए थे कांग्रेस के राज में बनवाए गए थे, उन्होंने दिए और कैसे जिन्होंने लिए कितना पैसा दिया, कितना पैसा खाया। राम मंदिर का ताला भी तो कांग्रेस के राज में ही तोड़ा गया था। राम मंदिर का ताला कांग्रेस के राज में ही तोड़ा गया था और 25-25 वकील भी कांग्रेस के राज में ही खड़े किए गए थे राम मंदिर के अगेंस्ट में। राम डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी हलफनामा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, कांग्रेस की तरफ से ही दिया गया था। तो ये गलतफहमी में ना रहे कांग्रेस की उसकी। अच्छा, राम मंदिर बनाने के बावजूद भी अयोध्या से बीजेपी हार गई। अयोध्या से हारना ऐसा नहीं है कि बीजेपी का इंटरनल था, ये इनकी अंतर्घात का है कि ये अंतर्घात की लड़ाई थी। जो पैराशूट नेता बीजेपी ने उतार दिए थे ऊपर से, और जो लोकल नेता जिनको टिकट नहीं मिल पाई थी, जो बरसों से यहाँ पे काम कर रहे थे, तो उनमें अंतर विरोध था। उसकी वजह से उस तरीके से उसके कार्यकर्ता ने वो चीज़ नहीं करी जो विधानसभा चुनावों में उन्होंने इन्वॉल्वमेंट दिखाई थी। आप कह रहे हैं ये अंतर्घात था, लेकिन ज्यादातर आप देख रहे होंगे उसके बाद किसकी, स्मृति ईरानी हार गई अमेठी से। हाँ बिल्कुल, स्मृति ईरानी हार गई। उन्होंने इस तरीके का उस तरीके का प्रचार, हमें ऐसा लगता है उस तरीके की वो इन्वॉल्वमेंट इस बार 19 से 24 नहीं दिखाई जो 14 से 19 उन्होंने दिखाई थी। जब उन्होंने 2019 में राहुल गांधी को अमेठी से हराया था, उन्हें अभी तक विश्वास नहीं था राहुल गांधी को 2019 में कि मैं जीत सकता हूं यहाँ से। वो चलेगा वायनाड और वायनाड से दोबारा लड़े, लेकिन रायबरेली से लड़े, लेकिन अमेठी से नहीं लड़े। लेकिन उनका कार्यकर्ता जीत गया। हाँ हाँ बिल्कुल, वो शर्मा जी हैं, वो जीत गए। तो वही है कि इस बार उनकी हार हुई है और हार को कबूल करना चाहिए। लेकिन स्मृति ईरानी कहीं ना कहीं जो उन्होंने प्रियंका गांधी की जो मिमिक्री की थी, एक मंच से, बड़े मंच से खड़े होके एक पदार्थ से, आप देख रहे हैं कि एक बड़े पद पे वो तैनात होकर अगर इस तरह से किसी के बारे में मिमिक्री कर रही है, तो क्या लगता है कि वहाँ से भी जनता पे असर पड़ा था? नहीं, बिल्कुल ऐसे देखिए, ये एक संवैधानिक पद पर हैं, MP हैं, मंत्री भी हैं, रही हैं कई जगह, तो उन्हें इस तरह की मिमिक्री वगैरह से बचना चाहिए। अगर विरोध करना है उनको तो विरोध की करिए आप, उनकी योजनाओं के, उनके कथनों का, उनके भावों का विरोध होना चाहिए, लेकिन इस तरह का से नेगेटिव ही असर जाता है।